हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम लेसन नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स का सबसे लास्ट टॉपिक करेंगे बच्चों, एंड दैट इज एंजाइम्स। और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक है अपने हैंडमेड नोट्स से कराए थे, बट ये हम एनसीईआरटी से ही करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है, उसकी नेचर क्या है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी प्रोटीन्स होते हैं। मतलब अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखो तो प्रोटीन्स ही एंजाइम्स होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ न्यूक्लिक एसिड, स्पेसिफिकली जो आरएनए है, वो भी एंजाइम्स की तरह काम कर सकता है। तो जब कोई न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है तो उसको हम राइबोजाइम भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन में हमने पढ़ा था कि 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो एंजाइम जो है उसका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी मतलब कि उसके अंदर जितने भी अमीनो एसिड है वो एक लीनियर चेन में अरेंज्ड होंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पहले से ही पैराग्राफ में कुछ लाइंस अंडरलाइन कर दी हैं। तो जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की आपको ज़्यादा स्ट्रेस उन्हीं बातों पर देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एंजाइम होता क्या है। एंजाइम के लिए आप एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हो। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट कैटेलाइज द रेट ऑफ ए बायोलॉजिकल रिएक्शन। जैसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो आपके रिएक्शन की स्पीड को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, लेकिन वो खुद रिएक्शन में कभी भी यूज नहीं होता। मतलब पूरे रिएक्शन के बाद आपको वो वापस मिल जाता है। तो ऐसे ही जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि वो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब की स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एंजाइम किसी भी जगह पर जाके सबस्ट्रेट से बाइंड करके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक एंजाइम के अंदर एक पर्टिकुलर जगह होती है, एक पॉकेट होती है, मतलब एक गड्ढा सा होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। अगर एंजाइम की उस एक्टिव साइट के ऊपर जाके कोई सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तभी वो एंजाइम आपके रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। ये नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में एंजाइम को जोड़ दोगे तो वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता ही है। तो आप ये कह सकते हो, एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रीवाइस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। की एक खाली जगह, एक पॉकेट जिसके अंदर सबस्ट्रेट फिट हो जाता है, उसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं। तो जब एक्टिव साइट पे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। अब दूसरी चीज आती है कि एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस ये आता है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जिनके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आपने ये देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दे दें तो भी उनकी एक्टिविटी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर आप एंजाइम्स के केस में ज़्यादा टेम्परेचर कर दो तो एंजाइम्स की एक्टिविटी ख़राब हो जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर हमें बुखार हो जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे अंदर की सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें उल्टियाँ आने लग जाती हैं, कोई भी चीज़ पचती नहीं है। तो इट मीन्स कि हाई टेम्परेचर पर जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी डैमेज हो जाती है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये सिर्फ थर्मोफिलिक, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं उन्हीं में देखने को मिलती है। अदरवाइज एंजाइम की जो काम करने का टेम्परेचर और प्रेशर है वो एक नॉर्मल रेंज में रहता है। तो जनरली जब बच्चों आपको क्वेश्चन आता है तो एक तो यही आता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, मीन्स व्हाट आर एंजाइम्स। और एक क्वेश्चन ये आता है कि आपसे स्पेसिफिकली एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको एंजाइम का नाम भी बताना है और ये भी बताना है कि वो कौन से केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप कोई भी एक एग्जाम्पल अच्छे से याद कर सकते हो जो भी आपको ईजी लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ जो मुझे इन सब में ईजी लगा। कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर मिलके बनाती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आप इस रिएक्शन में किसी एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करो तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। मतलब 1 घंटे के अंदर कार्बोनिक एसिड के सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ही बन पाएंगे। लेकिन अगर ये रिएक्शन
कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में हो तो ऐसा देखा गया है कि रिएक्शन की स्पीड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाता है। मतलब हर सेकंड में वो 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो है बना सकता है। मतलब आप सोच के देखो कि विदाउट एंजाइम वो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बना रहा है, बट विद एंजाइम वो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एक एंजाइम ने रिएक्शन की स्पीड को लाखों करोड़ों गुना बढ़ा दिया है। तो इसलिए एंजाइम्स जो हैं उनकी पावर यही है कि वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं और वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो आप एक एग्जाम्पल जो है उसको याद रख लो, तो दैट इज सफिशिएंट। अब उसके बाद सेकंड चीज आती है कि हमने ये बताया कि जो एंजाइम्स हैं वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। तो क्वेश्चन आता है हाउ, कि ये सारा काम वो कैसे करते हैं, किस तरीके से वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले इसको बताने के लिए मैं आपको एक इसमें कंसेप्ट बताना चाहूँगी या मैकेनिज्म बताना चाहूँगी जिसको हम बोलते हैं लोक एंड की मैकेनिज्म। ऑल्दो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको आइडिया दे दूँ तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई भी ताला होता है तो उस ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है। अगर आप वो चाबी उसमें लगाओगे तभी आपका ताला खुलेगा, अदरवाइज आपका ताला नहीं खुलता। तो ऐसे ही हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि ये नहीं है कि आप किसी भी एंजाइम को किसी भी रिएक्शन में डाल दोगे। हर एक एंजाइम और उसका जो सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक होता है। मतलब जिस सबस्ट्रेट के लिए आप जो एंजाइम यूज कर रहे हो आप सिर्फ उसको उसी के लिए यूज कर सकते हो, आप उसको किसी और सबस्ट्रेट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ऊपर रिएक्शन किया था कि अगर आपको कार्बोनिक एसिड बनाना है तो जो एंजाइम आप यूज करोगे वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। अगर आप ये सोचो कि यहाँ पर इस रिएक्शन में मैं कोई और एंजाइम यूज कर लूँ, कोई डिहाइड्रोजनेज यूज कर लूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही होता है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि लॉक के अंदर एक उसी की चाबी को आप डाल सकते हो, वही उसके अंदर वर्क कर सकती है। इसी तरीके से एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी एक्टिव साइट में हमेशा एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हम सबस्ट्रेट के लिए एस सिंबल यूज करते हैं, एंजाइम के लिए ई और प्रोडक्ट के लिए पी। तो सबस्ट्रेट जब एंजाइम की एक्टिव साइट में आके जुड़ेगा, उसके बीच में रिएक्शन होगा, तो फिर जो केमिकल वो प्रोड्यूस करेगा उस केमिकल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब कि सबस्ट्रेट रिएक्शन करके जो केमिकल बनाएगा दैट इज प्रोडक्ट। तो यानी कि एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स का अगर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखो तो उसमें एक एक्टिव साइट मिलेगी। उस एक्टिव साइट पे जब सबस्ट्रेट आके जुड़ता है तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि एस से पी यहाँ पे बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो सबस्ट्रेट है वो हमेशा एंजाइम की एक्टिव साइट पर ही ज्वाइन कर सकता है, किसी और जगह पे ज्वाइन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये आती है कि हमें सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट तक ले जाना है। तो जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे जाएगा, तो जब एक्टिव साइट पे वो जाता है तो वहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में ये ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी है, परमानेंटली नहीं बना। अब जिस दौरान E और S कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी उस दौरान जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जब जुड़ेगा, उसके अंदर कुछ बॉन्डिंग होगी, कुछ चेंजेस होंगे, तो तभी वो एक न्यू स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। मतलब एक टेम्परेरी स्टेट वो बनाएगा। जैसे ही वो स्ट्रक्चर बनेगा तो पुराने बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे, नए बॉन्ड्स वहाँ पे बनने लग जाएंगे, यानी कि एक तरह से सबस्ट्रेट अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज कर लेगा। और जैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट से उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। मतलब आप ये कह सकते हो जो चीज़ पहले सबस्ट्रेट थी वही चीज़ अब बदलकर प्रोडक्ट बन गई है। मतलब उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले उसको इस बीच वाली स्टेज में ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर से होकर गुजरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इसके अलावा और भी जितनी स्टेट बनेंगी वो सारी अनस्टेबल हैं। मतलब स्टेट्स में आएगा वो, लेकिन वो सारी स्टेट्स टेम्परेरी हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो हमने वाई एक्सिस की तरफ पोटेंशियल एनर्जी ले ली और एक्स एक्सिस की तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबस्ट्रेट है, अगर आपको उसको एंजाइम के साथ बाइंड करना है तो आपको उसको कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर देनी पड़ेगी। बिना एनर्जी दिए वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो अगर हम उसको एंजाइम नहीं देते तो उस सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो उस ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेगा और तब
जाके फिर वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसको एंजाइम दे दोगे तो वो बिना एंजाइम के जितनी एनर्जी ले रहा था अब उसके कंपैरेटिवली कम एनर्जी लेगा। मतलब एंजाइम डालने से वो जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी जल्दी हो जाएगी। तो वाई एक्सिस को लिए हम पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस को हम प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एस और पी में जो ये एनर्जी लेवल डिफरेंस है, अगर यहाँ पर पी लोअर लेवल पे है, मतलब अगर प्रोडक्ट का लेवल कम हो और एस का लेवल ज़्यादा है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर पी का लेवल कम है, सॉरी, और अगर अपोजिट केस है कि मतलब अगर आपका पी का लेवल ज़्यादा है और एस का लेवल कम है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। तो इसमें भी आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि जब हम किसी भी रिएक्शन में एंजाइम डाल देते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेगा और जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ भी बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, जनरली आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। अब नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हर एक एंजाइम के पास एक पर्टिकुलर साइट होगी जहां पर वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है। पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए बनता है और इमीडिएटली वो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बना देता है, और जो एंजाइम है वो भी वापिस हमें एज इट इज़ मिल जाता है, मतलब उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। तो आप ये कह सकते हो ई और एस ने फॉर्म करके ईएस बनाया, फिर उससे वो ईपी में चेंज हो गया और फिर आपको ई प्लस पी अलग से मिल जाएगा, मतलब एंजाइम आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। तो यही पूरी साइकिल को अगर आप स्टेप्स में बताना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएगा, उसकी एक्टिव साइट में जाकर फिट हो जाएगा। जैसे ही सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट में बाइंड हो जाएगा तो वो एंजाइम को इंड्यूस करेगा, मतलब एंजाइम को उसकी शेप बदलने के लिए मजबूर कर देगा, जिससे कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब एंजाइम की एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट है वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनके बीच का केमिकल बॉन्ड टूट जाएगा और एंजाइम और प्रोडक्ट के बीच का केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। प्रोडक्ट बनते ही एंजाइम उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और वो खुद फ्री हो जाएगा ताकि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके एक नई साइकिल स्टार्ट कर ले। तो ये 4 स्टेप्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो एंजाइम्स हैं उनकी एक रेंज है। अगर आप उस रेंज से बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दोगे तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इतनी अच्छे से इंक्रीज नहीं होगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है दैट इज टेम्परेचर। एंजाइम्स जो है उनकी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हाईएस्ट रहती है और एक पर्टिकुलर पीएच पर ही वो मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर या उस पर्टिकुलर पीएच को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच भी कह सकते हैं। अगर आप उसको उससे नीचे ले जाओगे या उससे ऊपर ले जाओगे तो दोनों ही तरफ एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो आप ये कह सकते हो कि आपका एंजाइम थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो गया, मतलब काम करना बंद कर देगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आपका एंजाइम खत्म हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा, तो उस केस में भी वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो टेम्परेचर या पीएच दोनों के लिए हमें सिंपल एक ही जैसे ग्राफ की शेप मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइडों में एंजाइम एक्टिविटी कम है बट सेंटर में मैक्सिमम है, मतलब जो मॉडरेट रेंज है पीएच में आप कह सकते हो जो न्यूट्रल रेंज है 5 to 8-9 के बीच में, और टेम्परेचर में भी जो नॉर्मल रेंज है 35 to 42 के बीच में, उस दौरान आपका एंजाइम एक्टिव रहता है। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन। अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट डालते जाओगे और वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता रहेगा। आप कितना सबस्ट्रेट डाल रहे हो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा सबस्ट्रेट उसमें डालोगे तो उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चों आपने केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम बच्चों को सबसे सिंपल एग्जांपल देते हैं कि मान लो आपके पास 1 गिलास पानी है, आप उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डालोगे घुल जाएगी, 3 चम्मच डालोगे घुल जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर आप उसके बाद 2-4 दाने भी एक्स्ट्रा डालोगे चीनी के तो वो डिजोल्व नहीं होंगे, वो अलग से आपको सेपरेट आउट होते हुए दिख जाएंगे।
इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अब आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है, तो अब उसको और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स ले सकता है। तो एंजाइम के केस में भी ऐसा होता है कि आप उसके अंदर कितना सबस्ट्रेट डाल रहे हो उसकी भी एक कंसेंट्रेशन होनी चाहिए। तो वो मैक्सिमम आप ये कह सकते हो कि अगर आप इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करो तो आपको इस तरह की शेप मिलेगी कि पहले तो क्या होगा, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ती जाएगी और वो वी मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक लेवल पे ऐसा होगा कि वो स्पीड मैक्सिमम होगी, इसके बाद आप उसके अंदर जितना मर्जी सबस्ट्रेट डाल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी ले चुका है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी वो नहीं ले सकता। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम वी मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस कंसेंट्रेशन पे रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ रह जाती है उस कंसेंट्रेशन को बोलते हैं Km। यहाँ पे Km का मतलब होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो इसमें भी आप यही कह सकते हो कि सबसे पहले इस कंसेप्ट को माइकलिस मेंटन नहीं बताया था, तो Km को माइकलिस मेंटन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वही है कि सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो पहले तो आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा, लेकिन एक रेंज के बाद वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुका है, तो उसके बाद आप चाहे सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन में जितना मर्जी इंक्रीज कर दो उससे एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा एंजाइम को सबस्ट्रेट के कंपैरेटिवली कम डालते हैं। तो जब वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स सैचुरेट हो चुके होंगे तो उसके पास और एंजाइम मॉलिक्यूल्स है ही नहीं कि वो आके उनके साथ जुड़ सके, मतलब जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ वो बाइंड कर सकता था वो कर चुका है, अब उसके पास और एंजाइम है ही नहीं कि वो किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके। इसके अलावा एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कुछ केमिकल्स पे भी डिपेंड करती है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़कर उसकी एक्टिविटी को घटा देते हैं। उन एंजाइम्स को एक्टिविटी को घटाने वाले केमिकल्स को इनहिबिटर बोला जाता है और इस प्रोसेस को इनहिबिशन बोला जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस केमिकल को आप एंजाइम को रोकने के लिए डाल रहे हो कई बार उस इनहिबिटर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा होता है, मतलब कि आप ये कह सकते हो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं। तो क्या होगा, वहां पे कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगी क्योंकि वो इनहिबिटर बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा है। तो आप ये कह सकते हो एंजाइम को पता ही नहीं लगेगा कि सबस्ट्रेट कौन सा इनहिबिटर कौन सा है, और वो इनहिबिटर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है तो वो एंजाइम के साथ अगर जुड़ जाएगा, वो एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ने देगा, वो एंजाइम के साथ खुद जुड़ जाएगा, मतलब EI कॉम्प्लेक्स बना देगा। जब वो एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो वहीं पे रुक जाता है। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल कर सकते हैं कि एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। जनरली इस एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट जिसपे ये काम करता है, लेकिन एक मेलोनेट नाम का केमिकल है जो एक इनहिबिटर है, तो वो इस एंजाइम को सक्सिनेट के साथ नहीं जुड़ने देता और खुद आके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी वहीं रुक जाती है और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वहीं पे बंद हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, कि आप एंजाइम्स को किस तरीके से भाग में बांट सकते हो या उनका नाम कैसे दे सकते हो। तो एंजाइम्स को हमने 6 क्लासेस में बांट दिया जिसको आप शॉर्ट में ऑथलीन नाम से याद कर सकते हो। इसमें भी आपको एग्जाम्पल नहीं करना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसकी क्या डेफिनेशन है, मतलब इसमें कौन से एंजाइम्स आते हैं। तो यहाँ पे O का मतलब होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज या जिसको आप डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हो, यानी कि वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को फेवर करते हैं, मतलब जिनकी वजह से जल्दी से ऑक्सीडेशन या जल्दी से रिडक्शन होती है। ट्रांसफरेजिस, ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो एंजाइम्स जो किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, मतलब कोई ग्रुप है जो एक सबस्ट्रेट के साथ लगा हुआ था उसको दूसरे पे पहुंचाना है, ट्रांसफर करना है, उसमें जो एंजाइम हेल्प करेंगे उनको ट्रांसफरेज बोलेंगे। हाइड्रोलेज वो एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे, चाहे वो एस्टर का ब्रेक डाउन हो, चाहे वो ईथर का ब्रेक डाउन हो, चाहे वो पेप्टाइड बॉन्ड हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर वो किसी चीज को तोड़ रही है। लाइएजिस वो एंजाइम होते हैं जो सबस्ट्रेट में से ग्रुप्स को रिमूव कर देंगे, मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप लगा हुआ है अगर वो उस ग्रुप को हटाना चाहते हैं तो वहां पे हम लाइएज का एग्जांपल ले सकते हैं। आइसोमरेजिस, आइसोमर्स आपने पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब उनका फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चर अलग है। तो आइसोमरेजिस वो एंजाइम होते हैं जो आइसोमर्स के अंदर मतलब कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। और लास्ट आते हैं लाइगेजिस, लाइगेजिस वो एंजाइम होते हैं जो दो कंपाउंड्स को लिंक यानी कि जोड़ने में मदद करते हैं।
तो इसमें मतलब आप ये कह सकते हो वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ही बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करेंगे, कार्बन और सल्फर के बीच की बॉन्डिंग में भी हेल्प करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन या फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे। इसके बाद बच्चों जो सबसे लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है दैट इज कोफैक्टर। अब वैसे तो हमने ये पढ़ा था कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब एक या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एंजाइम्स को बनाती हैं। बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीन चीज़ें भी जुड़ी हो सकती हैं जो उनको कैटालिटिकली एक्टिव यानी कि जल्दी से उनको एफिशिएंटली बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। तो एंजाइम के अंदर आप ये कह सकते हो जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो तो कहलाएगा एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है उसको आप कह सकते हो कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर्स हैं ये भी 3 तरह के हो सकते हैं, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ये कोएंजाइम्स भी हो सकते हैं, ये मेटल आयंस भी हो सकती हैं। तो अब हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एपो एंजाइम के साथ बहुत ही अच्छे से टाइटली बाउंड हो जाते हैं। इसमें आप एक एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है परऑक्सीडेज और कैटालेज, कि ये दोनों एंजाइम्स ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 का ब्रेक डाउन करके H2O प्लस ऑक्सीजन, वाटर प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए इनको जिस प्रोस्थेटिक ग्रुप की जरूरत होती है वो होता है हीम, जो कि इस एंजाइम की एक्टिव साइट में पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरे टाइप के कोफैक्टर्स हैं वो है कोएंजाइम। कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप है, बट फर्क ये है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो आपके एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड थे। ये टाइटली बाउंड ना होकर ट्रांजिएंट मतलब एक टेम्परेरी सी बॉन्डिंग बनाते हैं। और इसमें आपको जो एग्जाम्पल याद रखना है वो है विटामिन, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कोएंजाइम है निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD। इनके अंदर नायासिन जो है वो पाया जाता है, तो मतलब ये एक तरह से कोएंजाइम का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ मेटल आयंस की जरूरत होती है, क्योंकि ये मेटल आयंस क्या करती हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट में जो कई बार साइड चेन्स होती हैं उनके साथ बॉन्डिंग बनाती है, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट के साथ अच्छे से बॉन्ड बना के रिएक्शन को जल्दी से कैटलाइज कर सकता है। तो इसमें आपको जो एग्जांपल याद रखना है वो है जिंक का, कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए जो जिंक आयंस है मतलब Zn+2 जो है वो एक कोफैक्टर का काम कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोफैक्टर जो है इसका रोल टेम्परेरी नहीं है कि मतलब कभी है कभी नहीं है, ये कोफैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंजाइम में से इस कोफैक्टर को हटा देते हो तो आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, एंजाइम आप कह सकते हो बिल्कुल डंप हो जाएगा। इसका मतलब एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को बचाए रखने के लिए कोफैक्टर्स होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।